नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ एआरओ एग्जाम में आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश जीके से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 15 प्रश्न आप चाहें तो 15 में 15 कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास नंबर 1 लेकर आए हैं। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के इतिहास पार्ट के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जो लगभग इस वीडियो में 200 प्रश्नों के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन 200 प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से पिछले आप सभी को पता 2023 पीसीएस में 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे और आरओ में भी लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सभी के सभी आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न हमने इसमें मिस नहीं किया है। उन सभी फैक्टों को, उन सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया है जो आपके हिस्ट्री वाले पार्ट से पूछे जा सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसकी जो आगे वीडियो आएंगे उत्तर प्रदेश जीके की, वो सभी आपको समय पर मिलती रहे और आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से कवर कर पाए। तो आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन होंगे। आप अपने साथ भी टिक करते चलें और देखते चलें कि किस प्रश्न का क्या विकल्प होगा। याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। हमसे बोला गया कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो उस स्थल का नाम है ऑप्शन नंबर सी, कोल डे हवा। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी? ऑप्शन है अमरावती कला शैली में, मथुरा कला शैली में, गंधार कला शैली में, कुषाण कला शैली में। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा कला शैली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। एक प्रश्न और देके पूछा जा सकता है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के जब 4 पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिलों की बात की जाएगी तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के लिए, माफ कीजिए, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी। आप इस वीडियो को इसी तरीके से पूरा देखिए, आपके यहाँ से एक एक प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर का। अगला प्रश्न है, आजीवन संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल की जन्मभूमि थी? इस प्रश्न से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? तो नाम याद रखेंगे, मक्खली गोशाल। दूसरा प्रश्न बनेगा कि इनकी जन्मस्थली या जन्मभूमि कहां पर है? तब आप इसको टिक करेंगे, कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन है इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र या प्रतापगढ़। हमसे बोला राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आइए इसके कूट के माध्यम से इस प्रश्नों के रिप्लाई को देते हैं। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा, देखिए, इलाहाबाद से भी प्राप्त हुए हैं, मिर्जापुर से भी प्राप्त होते हैं, सोनभद्र से भी और प्रतापगढ़ से ही। याद रखेंगे, नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमको 4 जिलों से प्राप्त होते हैं और ये 4 जिले आपको नाम याद रखने होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने हो, मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सींग के आभूषण प्राप्त हुए हैं? बताइए, सींग के आभूषण। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, महदहा से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। याद रखा जाएगा दोस्तों कि बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अली मोहम्मद खां। देखिए, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया गया था? बताइए किसने प्रचलित करवाया था अयोध्या अभिलेख? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, धनदेव ने। याद रखेंगे, अयोध्या अभिलेख धनदेव ने प्रचलित करवाया था। अगला प्रश्न है,
चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्थित है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था, तो ये बांदा में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म भारत राज्य में किसमें हुआ था? तो राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा, और जिला जब पूछा जाए आपसे तब आप टिक करेंगे वाराणसी। ठीक है, 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी नगर है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा कला में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए यहाँ पर खाली जगह दी है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। तो दोस्त याद रखेंगे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, या जो खाली जगह दी गई यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर आप फिल करेंगे सारनाथ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न है कृषि पत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? बताइए, ऋषि पत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? सही विकल्प होगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर एक तरफ देखिए अनुसूची 1 दी गई, एक तरफ अनुसूची 2 दी गई है। हमसे बोला है कि दिए गए सूचियों के आधार पर आप इसका सुमेलित करके बताएंगे। ठीक है, कूट के माध्यम से। तो आइए चलिए इनको एक एक करके सुमेलित करते हैं और देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा, तो आइए सुमेलित करते हैं। देखिए अतरंजी खेड़ा की बात करें तो ये पिलो शाम से होगा। फिर उसके बाद अय छत्र की बात करें तो ये पांचाल से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद आलमगीरपुर की बात करें तो सैंधव सभ्यता से जुड़ा हुआ होगा, और कन्नौज की बात करें तो ये श्री महोदय नगर से जुड़ा हुआ होगा। अर्थात आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का एक स्थल है, कन्नौज को श्री महोदय नगर कहा जाता है, अय छत्र पांचाल की राजधानी, अतरंजी खेड़ा पिलोसान से जुड़ा रखता है। तो इस प्रकार अगर आप इसे सुमेलित करेंगे तो आप इसका सही विकल्प पाएंगे। तो पहले आएगा 2 4 3 1, यानी आप देखेंगे 24 31 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो, आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है अक्सर। जैसे कि आप देखेंगे ये जो 20वां प्रश्न है ये यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ये जो 16 महाजनपद थे उसी में से प्रश्न है कि कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी। तब इसका सही विकल्प होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मल्ल गणराज्य की। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। 21वां प्रश्न है, बताइए गुप्त काल या गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़ से या देवगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्कंद गुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया? बताइए, इसका सही विकल्प होगा 22 अर्थात 22 का, ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर में। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न का क्या विकल्प होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछ सकता है कि भीतरी जो अभिलेख लिखवाया गया था ये कहाँ पर लिखवाया गया था? गाजीपुर में। ठीक है, गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर था ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप याद रखेंगे देवगढ़ से। और कुशीनगर जो जनपद था इसकी राजधानी क्या थी? मल्ल गणराज्य। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ पर हर्षेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। बताइए हर्षेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज से। अगला है कि कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 24वां प्रश्न है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रदेव को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है 25 में जिसकी यात्रा अशोक ने नहीं की? सही विकल्प होगा अयोध्या और हरिद्वार। अयोध्या और हरिद्वार की यात्रा नहीं की, तो उसने किस किस की थी? देखिए गया और कुशीनगर की, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया ऑप्शन ए ये गलत है। अगला प्रश्न है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अयोध्या का प्राचीन नाम था अयाजिसा। क्या था? अयाजिसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही विकल्प होगा शूरसेन महाजनपद की। अगला प्रश्न है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी?
28 है। देखिए आपको क्या करना है, जो 16 महाजनपद दिए गए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। इसका याद रखेंगे, श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कौशल महाजनपद। ठीक है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये कौशल महाजनपद की थी। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये शूरसेन महाजनपद की थी। अगला, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, बताएंगे कौन कौन से स्थानों पर। देखिए, तो आपके प्रयागराज में करवाया गया था और दूसरा था आपका कन्नौज में। तो इन दो स्थानों पर करवाया गया था बौद्ध सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे तो आगे आप पाएंगे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हमसे बोला कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्र सिंधु सभ्यता से जुड़ाव रखते हैं, बताइए। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर, एक तो देखिए आलमगीरपुर आप सभी को पता है ये मेरठ में पड़ता है, ठीक है, और एक आपको हुलास पता है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। तो 3 और 4 जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये दोनों के दोनों नगर आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वत्स महाजनपद की राजधानी थी, बताइए। वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो सही विकल्प होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां पर थी, बताइए। कुषाण वंश के शासकों की द्वितीय राजधानी कहां पर थी, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। अगला है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था, बताइए। हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए नगर महोदय फ्री। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कन्नौज का अन्य नाम क्या है, तो फ्री नगर फ्री महोदय या नगर महोदय फ्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 1018-19 में। याद रखेंगे, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018-19 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही विकल्प होगा हूड नेता तोरमाड़ ने। याद रखेंगे, हूड नेता तोरमाड़ ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 36 में 4 कथन दिए गए हैं, आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, पहला, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मथुरा था वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए जाना जाता था, बट यहाँ पर जैन धर्म का भी एक समृद्ध केंद्र था। अगला, राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल कथन सही है। अगला, सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था, तो ये जो गलत है ये गलत कथन है। ठीक है, ये जो निर्माण है पुष्यमित्र शुंग द्वारा नहीं करवाया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अगला है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, बताइए कहां से। याद रखेंगे दोस्तों, अशोक का जो 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त होता है वो कलसी से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी कलसी। अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, यानी काशी के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है। याद रखेंगे ये अथर्ववेद से, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, भिक्षुड़ी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, वह निम्न स्थल से संबंध रखती थी, बताइए। जो प्रथम स्त्री थी जो दीक्षा प्राप्त करती थी, ये कौन से स्थान से संबंध रखती थी, ये थी माफ कीजिए श्रावस्ती से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, देखिए ये यूपी SSC का पूछा हुआ प्रश्न है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है आज ही, इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अगला, कन्नौज पर अधिकार के लिए 200 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये कई बार पूछा गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका सही विकल्प होगा चंदेल। चंदेल इसमें शामिल नहीं थे। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों ही जो वंश थे या जो 3 वंश थे, इन तीनों को त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए जाना जाता है। अगला है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी, तब आप याद रखेंगे इसकी श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सही विकल्प होगा
फराय नाहर से, ठीक है, फराय नाहर उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? बताइए। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? इसका सही विकल्प होगा मध्य प्रदेश के नाम से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ राजधानियां दी गई हैं, आपको सुमेलित करके बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए बात करेंगे यहाँ पर चेंदी की, तो चेंदी जो राजधानी है वो किसकी है, वत्स किसकी है, मल्ल किसकी है और सूरसेन किसकी है। देखिए सूरसेन तो सबको पता होगा, डी का पहला होना चाहिए क्योंकि सूरसेन मथुरा, तो डी का पहला होना चाहिए, ठीक है। ये चेंदी किसकी है तो याद रखेंगे सुक्तिमती, यानी पहले का दूसरा। वत्स की बात करें तो वत्स किसकी है, कौशाम्बी की, और मल्ल की बात करें तो मल्ल कुशीनगर की। इस प्रकार आप इसे सुमेलित करेंगे तो पाएंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी 2 4 3 1। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, क्योंकि पांचाल दो थे तो हमसे पूछा उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, तब आप याद रखेंगे अयच्छत्र इसकी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो सभी मित्र याद रखेंगे महाभारत के अनुसार काशी की जो स्थापना की गई थी वो देवोदास ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। सभी मित्रों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार का कंटेंट आप चाहते हैं आरओ यूपीपीसीएस के लिए, तो आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी के समय पर उपलब्ध होती रहे। जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी मित्र याद रखेंगे गढ़वाल वंश का अंतिम राजा या शासक कौन था। इस प्रकार के प्रश्नों का सही विकल्प होता है जयचंद। याद रखेंगे गढ़वाल वंश का जो अंतिम राजा था वो जयचंद था, ठीक है। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ था? सभी मित्र याद रहे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय था वो किस सदी में हुआ था। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप सभी बताएंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देखिए ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। इसका सही विकल्प होगा कौशाम्बी। ये चर्चा में रहता है जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों को लेकर। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखेंगे, अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या था? बताइए। अशोक द्वारा बौद्ध तीर्थ स्थानों की जो यात्रा की गई थी उसका सही क्रम क्या होगा? ये ऐसे ही प्रश्न आपके आरओ पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए अशोक ने जो यात्रा की थी वो की थी कुशीनारा की, यानी नंबर 1 पर। उसके बाद जब अशोक ने अगले शहर की यात्रा की तो शहर का नाम था लुम्बिनी। उसके बाद अशोक गए सारनाथ और उसके बाद गए अशोक श्रावस्ती। इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्याहारों के पतन के उपरांत महोबा में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो जो प्रत्याहारों के पतन के बाद महोबा में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका सही विकल्प होगा चंदेलों की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध रखता था जो एशिया से जुड़ा था? सही विकल्प होगा मथुरा, ऑप्शन नंबर सी। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सभी मित्रगण याद रखेंगे सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है, वो है आपका जौनपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख स्थापत्य दिए गए, दूसरी तरफ निर्माता दिए गए हैं। बताएंगे इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए जामा मस्जिद का निर्माण संभल वाली बाबर ने करवाया, सही है। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है। अकबर का मकबरा अकबर ने, तो ये गलत हो जाएगा। अकबर का मकबरा अकबर ने, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में, कमेंट करके बताएंगे किसने बनवाया था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया था? बताइए हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया था? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज एवं प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा।
अगला प्रश्न है, मलिक फरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना की? तो बताएंगे जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई और करने वाले कौन थे? मलिक फरवर ख्वाजा जहां। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी 1394 में। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, टोपरा लेख जो मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को जो दिल्ली लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बेगम बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, बहू बेगम का मकबरा आपके अयोध्या फैजाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण की थी? हमसे पूछा गया कि मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण किसने की थी? तब आप याद रखेंगे, शाहजहां के द्वारा राजधानी को बदला गया था। अगला प्रश्न है, फर्की साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये तो प्रश्न अभी हम इसी वीडियो में देख रहे हैं ऊपर। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी जौनपुर में, ठीक है। 1394 में स्थापना की गई थी फर्की साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा स्थित है? अभी हमने इसी वीडियो में बताया था कि अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरण कर लखनऊ में स्थापित की थी? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी आसफ उद-दौला ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आसफ उद-दौला ने फैजाबाद से राजधानी को बदलकर लखनऊ को बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरण की थी? आप बताएंगे कि जो दिल्ली राजधानी पहले थी दिल्ली सल्तनत की, उसे आगरा लेकर आने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी ने जो मेरठ पर आक्रमण किया था वो 1192 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल साम्राज्य का साथ दिया था? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प आप सभी कमेंट करके बताएंगे तो वो कौन सा शासक था जिसने ये कार्य किया था? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी शुजा-उद-दौला ने, ठीक है। इस शुजा-उद-दौला ने अवध के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था? बताइए, जो महोबा क्षेत्र इसको राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? सही विकल्प होगा चंदेलों को, ऑप्शन नंबर बी। आगरा राजधानी बनाई गई थी, तो ये भी प्रश्न हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि आगरा को जो राजधानी बनाया गया था वो आपकी सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जौनपुर नगर की स्थापना किस महान व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नगरों को बसाया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको इस क्षेत्र में महान विभूति कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने नगरों की स्थापना की थी, जिसमें मुख्यतः नगर बहुत बड़े बड़े थे। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, ये सभी नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, एक तरफ प्रमुख निर्माण और दूसरी तरफ निर्माता दिए गए हैं। आप बताएंगे किसका निर्माण किसने करवाया और इसके आधार पर आप सूची को सुमेलित करेंगे, ठीक है। बताइए किसका निर्माण किसने करवाया था? चलिए इसके सूची की भी तरफ देखेंगे, पहले आप इसको सुमेलित कर लीजिए, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प? तो चलिए एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहले जौनपुर, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक अभी हमने देखा था, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, ये भी हमने अभी देखी थी, ठीक है। उसका अटाला मस्जिद किसने बनवाई? तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाई गई थी। और लाल दरवाजा किसने बनवाया? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार आप यहाँ से सुमेलित करके बनाएंगे तो पहले आएगा 2, फिर 1, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3। तो 2143 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर 2143 जिस भी ऑप्शन में होगा। चलिए आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 2143 दिया गया है। अब आप यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे तो पाएंगे 2143 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा सही विकल्प होगा। अगला, राजा अकबर ने दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? राजा अकबर के जो दरबार में बीरबल रहते थे उनका संबंध किस स्थल से था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी से।
अगला प्रश्न है, आगरा की स्थापना किसने की थी? अभी हम इसी वीडियो में देख चुके हैं कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ये यूपीपीसी 2004 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूं कहां से संबंधित थे? तो इनके नाम में आप देखेंगे बदायूंनी लिखा गया है, अर्थात आप यहाँ से अंदाजा लगाएंगे बदायूं से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी। सूरजमल जाट की राजधानी क्या थी? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजा सूरजमल जाट की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। ऑप्शन नंबर ए। अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तब आप याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। याद रखेंगे 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तब दोस्तों आप याद रखेंगे नवरत्नों में शामिल टोडरमल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से स्थान या संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे सूर्यवंश की जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? बताइए रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा रूमी दरवाजा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अबुल फजल का जन्म कहां पर हुआ था? तो मित्रों याद रखेंगे अबुल फजल का जन्म आपके आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कराया जा रहा है दोस्तों, आप केवल इस वीडियो को चाहें तो 2 बार देख सकते हैं, और 2 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यूपी का एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। आगरा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, और लगभग 1506 के आसपास इसको राजधानी का दर्जा दे दिया गया था आगरा को। ठीक है, याद रखना है कब स्थापना की गई, किसने की थी, राजधानी कब बनाया गया। अगला प्रश्न है, सहेत महित की पहचान किस स्थान के रूप में हुई है? बताइए सहेत महित की पहचान किस स्थान के रूप में हुई है? इसका सही विकल्प होगा श्रावस्ती के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? बताइए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? सही विकल्प होगा अकबर के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताइए बौद्ध विहार की तरह है। इसका सही विकल्प होगा पंचमहल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 के मुगल स्थापत्य के प्रसिद्ध निर्माण बुलंद दरवाजा को किस स्थान पर बनाया गया था? ये पूछा गया कि जो बुलंद दरवाजा है ये कहां पर बनवाया गया था? याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी की जो स्थापना हुई थी वो कलिंजर अभियान के समय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कलिंजर बांधा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? बताइए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रसाल। याद रखेंगे औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो वो थे छत्रसाल। ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे तो आगे पाएंगे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? सही विकल्प होगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। तो आप पाएंगे कि जौनपुर की जो स्थापना थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की, ये तो सही सुमेलित है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन। दूसरा, आगरा सिकंदर लोदी, तो ये भी हमें पता है आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी की भी पता है कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? अकबर ने की। अयोध्या, अयोध्या की स्थापना औरंगजेब, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित है। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन मुगल स्थापत्य के संदर्भ में सही नहीं है? अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, तब पाएंगे किसका कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर द्वारा स्थापित है, तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा, औरंगजेब ने आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया, ये गलत है। ये एतमाउद्दौला का मकबरा उसकी पुत्री ने बनवाया था, एतमाउद्दौला की ने। अगला, ताजमहल आगरा में स्थित शाहजहां की कृति है, ये बिल्कुल सही है। आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों को कवर कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो यह लखनऊ से इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। यहाँ पर हमसे दमन पूछा है, अगर नेतृत्व पूछता तब हम नाना साहेब और उनके साथ तात्या टोपे को टिक करते, बट यहाँ पर दमन पूछा है तब हम टिक करेंगे कैंपबेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ या विस्फोट हुआ था। तो दोस्त याद रखेंगे जो 10 मई 1857 को जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, तो पाएंगे कि 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, बताइए कौन सा था। तो दोस्त याद रखेंगे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुंदेलखंड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे। अब दोस्तों आप टिक करेंगे, एक तो थे इसके मोहम्मद कासिम ननोवत्तवी, ऑप्शन नंबर एक तो ए हो जाएगा, और दूसरे थे इसी में रशीद अहमद गंगोही, तो इसका सही विकल्प होगा एक और दो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आज की क्लास, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। अब दोस्तों याद रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपके लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो स्थापना की गई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। अगला सरोजिनी नायडू ने किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन था कानपुर का अधिवेशन, और ये अधिवेशन कब होता है, तो आप याद रखेंगे 1925 में अधिवेशन होता है कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं, जो प्रथम भारतीय महिला भी हैं। अगला प्रश्न है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी 1916 मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्त याद रखेंगे 1887 ईस्वी में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी है, 1887। अगला कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपका 1911 में। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो एक हुए थे दोनों, ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्त याद रखेंगे काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज बने थे। तो दोस्त याद रखेंगे जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है, ठीक है, और ये जो चौथा अधिवेशन होता है ये आपके प्रयागराज में होता है। इसी में जॉर्ज यूल ये कांग्रेस के प्रथम ऐसे अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहां पर हुई थी। सही विकल्प होगा प्रयागराज इलाहाबाद में। चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। ये चोरा चोरी नामक जो स्थान है ये कौन से जिले में पड़ता है। अब आप याद रखेंगे ये पड़ता है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बताइए। सही विकल्प होगा रायबरेली के सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था। PCS 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका सही विकल्प था मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर डी। नाना साहब और तात्या टोपे ने इन दोनों ने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रयागराज इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था। अभी हमने देखा था प्रयागराज में इसका नेतृत्व किसने किया था, अब यहाँ पूछा गया कि दमन किसने किया, इसका दमन किया था कर्नल नील, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो सबसे बड़ा केंद्र हमसे पूछा गया है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए मेरठ। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था। तो सभी मित्रगण याद रखेंगे
1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो आयोजन था वो लखनऊ में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया था? याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, जो नाना साहब थे इन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनके दत्तक पुत्र का नाम हमसे पूछा है, तो सही विकल्प होगा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? ये जो काकोरी है ये उत्तर प्रदेश में है, तो काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा 24वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी, 1875 में। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? तो मित्रों याद रखेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनके जो पति का नाम था वो था राजा गंगाधर राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? यानी अंग्रेजों के अधीन नहीं हुई थी, वो आपको देशी रियासत बतानी है, तो वो थी आपकी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, झांसी हो गई थी, जालौन हो गई थी, हमीरपुर हो गई थी, केवल कानपुर नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये प्रश्न अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये थी 1856। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के ही कारण इसको मिलाया गया था अवध को। अगला प्रश्न है मेरठ में 1857 के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बात हो रही है यहाँ पर मेरठ से, तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, वक्त खाने। ठीक है, वक्त खाने, ऑप्शन नंबर ए। अब मंगल पांडे आप टेक नहीं करेंगे, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1857 में अवध में ब्रिटिश शासक के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दबाया जा सका था? तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रयागराज के कितने अधिवेशन हुए थे? हमसे बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश आजादी तक प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल 3 अधिवेशन कराए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय व स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थान और दूसरी तरफ सन दिए गए, आप बताएंगे कौन सा अधिवेशन कहां पर हुआ था। फटाफट इसका सही विकल्प आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बात करेंगे 1888 में, तो 1888 में जो अधिवेशन होता है वो आपके प्रयागराज में होता है। उसके बाद आता है 1899 जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है। 1905 की बात करें तो 1905 का अधिवेशन वाराणसी में होता है। 1946 की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये मेरठ में होता है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन थी? बताइए, वो कौन थी जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था? आप सभी को पता है कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के घर से थी। मैडम भीकामजी कामा आंदोलन से संबंधित थी, बट वो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थी, ना कि 1857 के। सरोजिनी नायडू बाद में इनका जुड़ा हुआ है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर गफ्फर खान के द्वारा। अगला प्रश्न है 1899 में अखिल भारतीय माफ कीजिए 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो अभी हमने देखा था कि 1899 में सुमेलित वाले प्रश्न में इसका जो आयोजन था वो लखनऊ में कराया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? अब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था।
उस शहर का नाम था प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन कब हुआ? लखनऊ में कब हुआ? तो अभी हमने देखा था लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना हजरत मोहनी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? बताइए। तब दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ये प्रश्न देखिए यूपी से 2012, यूपी आरओ 2013 में लगातार 2 बार पूछा गया है। सही विकल्प होगा बलिया से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। तो इस वीडियो में आज हमने एंशियंट हिस्ट्री के, मिडेवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, इन तीनों ही हिस्ट्रियों के लगभग 150 प्लस प्रश्नों को हमने कवर किया है इस वीडियो में। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सभी एमसीक्यू की वीडियो आप सभी के सामने आती रहेगी। चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।